साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं इस नाइट सेशन के क्लास में, और ये नवजीवन कैंपस का ऑनलाइन सेक्शन है। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन आवर की। और क्वेश्चन आवर प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करें जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल के लिंक को अपने अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर 10 के दम के रूप में। और आज साइंस की बारी है, जिसमें साइंस से और करंट अफेयर मिलाकर के कुल 11 प्रश्न मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो 11 में से 11 सही करने का प्रयास करें और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। आंसर मिलाने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न और आपके क्वेश्चन को समझने में काफी मदद करेगा। तो इसको ध्यान रखें। तो जो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और साथ ही वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करें, ताकि हमारा और आपका उत्साह बना रहे और हम लोग निरंतर ऐसे ही काम करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, फास्ट बनाएं लेकिन एक्यूरेसी के साथ बनाएं, निगेटिव अटेम्प्ट ना लें, जितना जानते हैं उतना बनाएं, और जो नहीं जानते हैं उसको कमांड करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि क्यों नहीं बना और कहां से सवाल पूछा गया था। तो चलिए, पहला एक बायोलॉजी से बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, अ स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो जीवाश्म, जिसको अंग्रेजी में फॉसिल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और फॉसिल का मतलब जीव का अवशेष होता है, यही पूछ रहा है। और जीव के अवशेष का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये पूछा जा रहा। ऑप्शन है फॉसिलोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, डक्टाइलोग्राफी, इवोल्यूशन, क्या कहेंगे? तो बहुत लोग जानते होंगे, बुक में दिया हुआ है, पढ़ें आप, जो भी पढ़ें एकदम ऑथेंटिक पढ़ें, ज्यादा इधर उधर और बहुत सारी चीजों को अनर्गल जो होता नहीं पढ़ें, जो पढ़ें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। तो ये पहला का आंसर पेलियोंटोलॉजी है, ध्यान रखना। और पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग फॉसिल का अध्ययन करते हैं, मतलब कुछ खुदाई हो और जीव का अवशेष मिले, तो उसके लिए विज्ञान में एक अलग शाखा है। जैसे डायनासोर का अंडा मिल जाता है, तो ये कैसे पता है कि ये डायनासोर का अंडा है, कि कछुआ का अंडा है, कि मगरमच्छ का अंडा है, किसका अंडा है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक विज्ञान है जिसको प्लेंटोलॉजी कहते हैं। अब प्लेंटोलॉजी में 2 सेक्शन है। बोटनी का करेंगे तो पैलियो बोटनी कहलाता है, और एनिमल का या जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे तो पैलियो जूलॉजी कहलाता है। जबकि फॉसिलोलॉजी जैसा कोई ब्रांच होता नहीं, हमने सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है। डक्टाइलोग्राफी डीएनए फिंगरप्रिंट को चेक करता है कि एक व्यक्ति का डीएनए का सीक्वेंस क्या है, इसके माता पिता कौन है, या इस बच्चे का जो वंशज है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे विज्ञान के लिए एक अलग ब्रांच है डक्टाइलोग्राफी। जबकि इवोल्यूशन में हम लोग जीवन की उत्पत्ति और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड, जीवन के रूपांतरण को पढ़ते हैं कि बंदर मनुष्य कैसे बन गया, या हम लोग कहते हैं कि हम लोग बंदर के वंशज हैं, हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। तो बंदर से मनुष्य कैसे बना, उसके लिए अलग ब्रांच, डीएनए को चेक करने के लिए अलग ब्रांच, जीवाश्म को अध्ययन करने के लिए अलग ब्रांच, और ये फॉसिलोलॉजी तो कुछ होता नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, प्लेंटोलॉजी के पिता के रूप में याद किया जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। तो ये ध्यान रखना है, लियोनार्डो दा विंसी, ये बार बार पूछेगा एग्जाम में कि पैलियोंटोलॉजी के पिता किनको माना जाता है। तो लियोनार्डो दा विंसी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने ही मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जो आज भी एक आश्चर्य है कि इतनी अच्छी पेंटिंग कौन बना सकता है। तो ये ध्यान रखना है। ये भी पूछता कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, और लियोनार्डो दा विंसी को ही पैलियोंटोलॉजी का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो दूसरा क्वेश्चन वाले से, इनमें से कौन उद्विकास का सर्वमान्य मत है? तो उद्विकास समझते होंगे इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का सर्वमान्य मत कौन है, ये कहता। तो इवोल्यूशन के बहुत सारे मत दिए गए थे, और उसमें कौन मत वैज्ञानिक तरीके से सत्य है, प्रमाणिक है, ये पूछ रहा। पहला है उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा सामर्थ्य की उत्तरजीविता, तीसरा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, और चौथा कोई नहीं। कौन सही है? तो 3 सिद्धांत दिया गया है, और तीनों के बारे में आपने पढ़ा है। ध्यान रखना है कि उद्विकास या इवोल्यूशन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, एक लैमार्क के सिद्धांत को,
और एक पढ़ते हैं डार्विन के सिद्धांत को, यही पढ़ते हैं जिसमें डार्विन का सिद्धांत सर्वमान्य मत है, वैज्ञानिकों द्वारा सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें इन्होंने कहा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही बात बताई गई थी। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कई थ्योरी दिया गया था, जबकि लेमार्क ने 2 सिद्धांत दिया था, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, और इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये 2 पॉइंट दिया गया था किसके, लेमार्क के द्वारा। तो ये दोनों दिया गया था, लेकिन ये सत्य नहीं है या प्रामाणिक नहीं है। तो यूज एंड डिसयूज यही लिखा हुआ है, उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत। सामर्थ्य की उत्तरजीविता ये कहा था किसने, डार्विन ने, जिसको एक टर्म के रूप में हमने पढ़ा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो इसी को कहते हैं सामर्थ्य की उत्तरजीविता। तो ये डार्विन का जो सिद्धांत है यही सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो ताकतवर है, जो पृथ्वी पर जीने की क्षमता रखता है, उसी का पृथ्वी चयन करेगी। जैसे अभी कोविड-19 एक संघर्ष चल रहा है, तो इसमें जिसकी इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी शरीर की, वही जिएगा पृथ्वी पर, और जिसकी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो ये कोरोना वायरस उसको क्या करेगा, हरा देगा, और वो जिंदगी उसकी समाप्त हो जाएगी। और यही कहना था डार्विन का, सामर्थ्य की उत्तरजीविता, जो ताकतवर होगा वही पृथ्वी पर जिएगा, जिसमें स्ट्रेंथ होगा नेचर से लड़ने की, नेचर के परिवर्तन को झेलने की। तो सबसे सर्वमान्य मत डार्विन का, और डार्विन के सिद्धांत में एक सिद्धांत आता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब आंसर क्या होगा, सामर्थ्य की उत्तरजीविता। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, दोनों सिद्धांत लेमार्क ने दिया था, जो पहला मत था लेकिन सही नहीं था। तो सही कौन हो गया, सामर्थ्य की उत्तरजीविता, इसी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे चले तो तीसरा सवाल, ये सवाल दरोगा में पूछा गया था, बिहार जो दरोगा भी पीटी हुआ उसमें कहा कि इनमें से कौन नर जनन अंग नहीं है, नर जनन अंग। वहां पूछा था दरोगा में मादा जनन अंग कौन नहीं है, तो वहां उल्टा था, यहां मेल के बारे में पूछ रहे हैं, वहां फीमेल के बारे में पूछा था, बस इतना ही अंतर है। लेकिन पूछा था ऐसे ही सवाल जो बिल्कुल बायोलॉजी के स्ट्रक्चर से समझते, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बताया जाता है उस पर ध्यान दें कि कैसे बनावट है शरीर की। और देख रहे हैं बनावट से सवाल है, पहला ऑप्शन है वास्ट डिफरेंस, दूसरा एपिडायडामिस, तीसरा सर्विक्स, और चौथा सेमाइनल वेसिकल। कौन मेल में नहीं होता है, फीमेल में हो, मेल में नहीं हो। तो 4 ऑप्शन है, वास्ट डिफरेंस, एपिडायडामिस, सर्विक्स और सेमाइनल वेसिकल। क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा सर्विक्स, ये ध्यान रखना। वास्ट डिफरेंस मेल में होता है, एपिडायडामिस मेल में होता है, सेमाइनल वेसिकल मेल में होता है, जबकि सर्विक्स नहीं होता। सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स एक महिला का जो यूट्रस होता है, यूट्रस का बनावट ऐसे होता है, ये यूट्रस ऐसे मान लें, इसको समझें ऐसे, तो यूट्रस ये फीमेल का एक यूट्रस है, और इसी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और यही यूट्रस में ये जो माउथ है यूट्रस का, ये मुंह है, इसी का नाम सर्विक्स है। तो ये फीमेल में है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और इन दोनों के बगल में यहां ओवा विकसित करने वाला ओवरी होता है, ये ओवरी है, अंडाशय का। तो इसी में ओवा बनता है, ओवा यहां आता है, फर्टिलाइजेशन करके बच्चा का विकास यहां होता है। तो जो माउथ है यहां पर, ये छिद्र होता है बहुत छोटा सा, इसी छिद्र का नाम क्या है, सर्विक्स है। तो यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं। तो यूट्रस फीमेल में है और उस यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, तो यही पूछा था वास्ट डिफरेंस, जो लोगों को पता नहीं था, पढ़ते नहीं कॉन्सेप्चुअली, इसलिए नहीं बनता। तो मेल में स्पर्म को बाहर आने की जो नली होती है, जिससे स्पर्म बाहर निकलता है, सीमेन बाहर आता है, उस नली का नाम वास्ट डिफरेंस है। जबकि एपिडायडामिस क्या है, तो टेस्टिस जो होता है जिसमें स्पर्म बनता है, वो सभी एक जगह जहां एकत्रित होते हैं, वहां एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, उसको एपिडायडामिस कहते हैं। और उस स्पर्म को मूव करने के लिए एक मिल्की दूध जैसा द्रव का निर्माण करना होता है, और वो दूध जैसा द्रव बनाने वाला लिक्विड जो बनता है, उसका निर्माण यही करता है सेमाइनल वेसिकल। तो ये भी मेल में है, ये भी मेल में है, ये भी मेल में है, लेकिन ये फीमेल में है। तो ये ध्यान रखना। आगे चले तो चौथा सवाल फिजिक्स से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन दिया जाता है। यहां पर सिर्फ
स्कोर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको उद्देश्य है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट को बढ़िया से समझ सके, इसके लिए क्वेश्चन अवर किया जा रहा है। तो कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में कौन अचर होता है? अचर मतलब, तो चर और अचर दो वर्ड है। चर मतलब बदलने वाला, वेरिएबल, और अचर मतलब नॉन वेरिएबल, जो बदले नहीं। तो नहीं बदलेगा तो कहेंगे अचर है, और बदलेगा तो कहेंगे चर है। और कह रहा है किसके बारे में? तो कह रहा है एक सर्किल है से वृत्ताकार, और इस पर एक कोई गाड़ी, एक पिंड, एक बच्चा ऐसे चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। और चक्कर जो लगा रहा है वो एक समान गति से लगा रहा है। एक समान गति से मतलब अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये 5 ही मीटर से घूमेगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, ये कहना। तो कहता है इसमें कौन अचर होता है, बदलता नहीं है। ऑप्शन है चाल, वेग, त्वरण, सभी। क्या आंसर होगा? आंसर कीजिए, बहुत बार पूछा एग्जाम में। तो अचर एक ही होता है इसमें, चाल, जबकि वेग और त्वरण क्या है? चर है, बदलने वाला, हमेशा बदलेगा। क्यों? क्योंकि चाल जो है एक अदिश राशि है, जबकि ये दोनों सदिश राशि है। इसके साथ डायरेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ डायरेक्शन है। वेग और त्वरण बिना डायरेक्शन के नहीं होता है। मतलब चाल मतलब 5 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बदलेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन है नहीं। लेकिन अगर वेग देखेंगे तो यही पिंड है, 4 पॉइंट ले लें, ऐसे 4 पॉइंट यहां पर ऐसे ले लें, और ऐसे चक्कर काट रहा हूं, मतलब घड़ी के जैसा, घड़ी का सुई जैसे घूमता है ऐसे, तो 5 मीटर पर सेकंड तो है। लेकिन यहां चल रहा है तो इधर जा रहा है, किधर? पूरब की तरफ। यहां चल रहा है तो दक्षिण जा रहा है, यहां चल रहा है तो पश्चिम जा रहा है, यहां चल रहा है तो उत्तर जा रहा है। तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रहा है। यहां पर वेग क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड पूरब की तरफ, यहां 5 मीटर पर सेकेंड दक्षिण की तरफ, यहां 5 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की तरफ, यहां 5 मीटर पर सेकेंड उत्तर की तरफ। और जब वेग बदलेगा तो निश्चित तौर पर त्वरण भी बदलेगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो ये दोनों तो बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। चाल में दिशा से कोई मतलब नहीं। तो आंसर हो गया क्या? 4 का ए। पांचवा एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है हमने, एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल ना समझे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझे। कह रहा है कि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रास्ते पर एक पिंड 5 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, तो पिंड का वेग बताएं। वही सवाल है, 5वां नंबर। कह रहा है कि एक ऐसे सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस दे रहा है 5 मीटर। 5 मीटर का सर्किल है और इस पर चक्कर लगा रहा है, कितना देर में? 5 सेकंड में। और 5 सेकंड में चक्कर लगाया कितना? 2 चक्कर। तो कह रहा कि इसका वेग बताएं। क्या बताएं? पिंड का वेग बताएं। ऑप्शन है 12 पाई प्रति मीटर सेकेंड, 12 पाई मीटर प्रति सेकेंड होगा, यहां मीटर प्रति सेकेंड। यहां है 2 पाई मीटर प्रति सेकेंड, 4 पाई मीटर प्रति सेकेंड, या 0 मीटर प्रति सेकेंड। वेग क्या होगा? तो यहां पर वेग को समझना है कॉन्सेप्चुअली। वेग बराबर होता क्या है? तो हमने पढ़ा है, आपको बताया गया कि वेग बराबर विस्थापन और बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? तो किसी पिंड द्वारा जहां से चले और जहां पहुंचे उन दोनों के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस विस्थापन कहलाता। तो अगर ये 2 चक्कर लगाया है तो यहां से चले और ऐसे चले तो यहां पहुंचेगा तो 1 चक्कर, और फिर जब यहां से यहां पहुंच जाएगा तो दूसरा चक्कर। मतलब यहां से चला और 2 बार घूमा और यहां पहुंच गया तो 2 चक्कर हो गया। लगाया कितना? 5 सेकेंड। लेकिन जहां चला था 5 सेकेंड बाद फिर यहीं पर है, अभी यहां है, घूमा 2 बार फिर यहीं पर है, मतलब स्थान नहीं बदला। तो विस्थापन क्या हो गया? 0। और जब विस्थापन 0 हो गया तो वेलोसिटी बराबर 0/5 कितना? तो वेग क्या होगा? 0 होगा। कितना भी घूमे वो, कितना तेज घूमे, वेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां डायरेक्शन है। और जहां से चला है वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन 0 होता है, और विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी क्या होगा? 0 होगा। चाल कितना होगा? चाल कितना होगा? तो चाल अगर पूछता तो क्या होता? तो फिर हो जाता 1 चक्कर मारता तो 2 पाई आर, 1 चक्कर मारता तो 2 पाई आर, 2 चक्कर मारा तो 2 गुना 2 पाई आर, बटा कितना? 5। तो 2 दूना 4, और आर रेडियस कितना है? 5 है, तो 5 5 कट गया तो हो जाता कितना? 4 पाई मीटर पर सेकेंड। अगर चाल पूछता तब तो आंसर ये होता। लेकिन पूछा क्या है? वेग। तो वेग में विस्थापन देखना होता है। विस्थापन तो है नहीं, जहां था वहीं है, कितना भी चक्कर मारेगा जहां पर रहेगा वहीं आ जाएगा, तो विस्थापन 0 होगा। तो 5वां का आंसर हो गया डी।
छठा कह रहा है, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल, सैकड़ों बार पूछा गया है फिजिक्स में ये, और इसको समझना है कॉन्सेप्ट से। कह रहा है छठा कि एक महिला का ध्वनि जो होता है पुरुष की तुलना में सुरीला होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक महिला की जब आवाज निकलती है तो वो पुरुषों की तुलना में सुरीला होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम आवाज होता है। पुरुषों की आवाज भारी होती है, लाउडनेस होता है। ये अलग बात है कि हम कहीं भी रह करके बिना सोचे बिना समझे जब कमरे से आवाज आएगी, एक पुरुष बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि पुरुष का साउंड है, और एक महिला बोलेगी तो आप समझ जाएंगे कि महिला का साउंड है। तो अलग कैरेक्टर, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो सुरीली सॉफ्टनेस होती है आवाज में महिलाओं की। तो कहता है कि होती है क्योंकि महिला की ध्वनि की आवृत्ति पुरुष की ध्वनि की आवृत्ति से खाली जगह होती है। ऑप्शन है कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, कोई नहीं। क्या होती है? महिला की आवाज पुरुषों की तुलना में जब होगा सुरीला, तो सुरीला कैसे होगा? तो सुरीला होने के लिए पिच चाहिए। पिच मतलब होता है तारत्व। क्या होता है? तारत्व। और ये ध्यान रखना है कि इसमें महिला का आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा है? तो ध्यान रखना है कि तारत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ध्यान रखना कि तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर। पिच आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा। और जब तारत्व बढ़ेगा तो ध्वनि पतली सुरीली होगी, और जब तारत्व घटेगा तो ध्वनि भारी लॉड हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज में भारीपन है, उनका आवाज बिकता है क्योंकि आवाज में एक अलग तरह का क्वालिटी है। एक गायिका जब महिला गाती है तो एकदम पतला आवाज निकलता है, एक बच्चा बोलता है आवाज पतला होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, देखते होंगे एक उम्र के बाद गला फूटता, आवाज भारी हो जाता अचानक से। तो घर वाले समझ जाते हैं कि अब ये बच्चा जवान हो गया, बच्चा नहीं रहा, क्योंकि इसका गला फूट गया, पहले जैसा साउंड नहीं है। तो ये ध्यान रखना क्यों हो रहा है? क्योंकि तारत्व बढ़ गया, और तारत्व बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आवृत्ति ज्यादा चाहिए, क्योंकि तारत्व और आवृत्ति का सीधा रिलेशन। और तारत्व बढ़ेगा आवाज पतला होगा, तारत्व घटेगा आवाज भारी हो जाएगा। तो पूछ दे कि पुरुष सिंगर जो गायक होते हैं और महिला सिंगर जो गायिका होती है, उसमें किसका पिच ज्यादा होगा? तो महिला का पिच ज्यादा होगा और पुरुष का पिच कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे पिच बढ़ेगा आवाज पतला हो जाएगा, और जैसे जैसे पिच कमेगा आवाज भारी हो जाएगा। तो यहां पर पिच से डिपेंड कर, और पिच डिपेंड कर आवृत्ति पर, और इसलिए जैसे ही पिच बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगा। जैसे पूछता है कि मच्छर का आवाज और शेर की आवाज में किसका पिच ज्यादा? तो सबको लगता है कि शेर तो बहुत ताकतवर है, पिच ज्यादा होगा, लेकिन शेर का पिच मच्छर से बहुत कम होता है। मच्छर जब भिनभिनाता है कान में तो नींद खुल जाती है और बहुत चुभता है कान में उसकी आवाज, क्योंकि तीक्ष्ण आवाज होती है, पतली आवाज होती है। तो ये ध्यान रखना है कि आवाज पतला किसके कारण? आवृत्ति के कारण। आवृत्ति किससे क्या मतलब है? पिच से मतलब है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चले तो 7वां सवाल कह रहा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण, ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन बढ़ता है, सी ऑप्शन समान रहता है, डी ऑप्शन सभी। धात्विक गुण समझते हैं? धात्विक मतलब धातु का गुण, और धातु पढ़े हैं हम, सब कुछ बताएं आपको, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो धातु और अधातु यही दो मेन तत्व है आवर्त सारणी में। धातु क्या करता है? तो धातु त्याग करता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और अधातु ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन का। पहला करेक्टर ये ध्यान रखना। तो धातु त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का और अधातु ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन का। और हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में जब ऐसे बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है तो ये लेफ्ट साइड है, ये हमने बताया था पिछले क्लास में, और ये राइट साइड है। इधर जितना भी है लेफ्ट में ये धातु है, और जो राइट में है अधातु है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे धातु का गुण कमेगा, मतलब त्याग करने का गुण कम हो जाएगा और ग्रहण करने का गुण बढ़ेगा। इधर सोडियम है, कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। जबकि इधर क्लोरीन है, इधर किनारे में क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए क्लोराइड आयन बनाता है, और सोडियम देता है इसलिए सोडियम प्लस आयन बनाता है।
तो इधर धातु इधर अधातु, मतलब इधर से इधर बढ़ेंगे तो धात्विक गुण कमेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। आपको दिया क्या? धात्विक गुण। तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता है कि घटता है? घटता है। कहां जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये कह रहा है। तो बायां इधर दायां इधर, इधर से इधर बढ़ेंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? कम हो जाएगा और अधातु का गुण बढ़ेगा। तो इतना ध्यान रखना है। 7वां सवाल। 8वां केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि एक आयन दिया हुआ है सल्फेट आयन SO4-2, ये कह रहा है SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो पढ़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल समझाया गया है कॉन्सेप्चुअली। तो सल्फेट आयन में -2 है, तो कह रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन संख्या कितना? तो आंसर होगा +6। ये ध्यान रखना। तो कैसे होता है? तो हमने पढ़ाया है कि जब कोई आयन होता है, ये आयन है, -चार्ज लगा हुआ है तो आयन है, तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका पूरा आयन का, सल्फेट आयन का। लेकिन आपको पूछ रहा है सिर्फ सल्फर का, तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे? तो सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का जोड़ करके क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। सल्फर का और 4 ऑक्सीजन है, उन जो जोड़ दे तो ऑक्सीजन नंबर क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। तो सल्फर का आपको निकालना है, ऑक्सीजन का पता होता है -2 बराबर -2, तो सल्फर +-8 बराबर -2। इसको लिखें तो कितना हो जाएगा? तो सल्फर को लिखें तो सल्फर +-8 और बराबर -2, तो सल्फर का कितना? -2 और इधर से लेंगे तो +8, तो -2 और +8 कितना? +6। तो आंसर क्या होगा? +6। जो टोटल का -2 होना चाहिए। ऑक्सीजन का -2 होता है 1 का, तो 4 का -8, तो कितना रख देंगे -2? तो यहां +6 रख देंगे तो -2 आ जाएगा सल्फेट का। तो ये 8वां सवाल। 9वां सवाल केमिस्ट्री का कह रहा है कि इनमें से किस घोल के विलेय का कण सबसे बड़ा होगा? घोल हमने पढ़ा है, घोल हमने पूरा बताया है कि घोल बराबर विलायक और प्लस विलेय होता है, दोनों को मिला दें तो विलायक घोल कहलाता। और यहां पूछ रहा है ये विलेय का कण बड़ा किसमें बड़ा होगा? ऑप्शन है निलंबन, पायस, जेल, सभी समान। किसमें बड़ा होगा? तो हमने बताया था कि निलंबन जो घोल होता है उसमें विलेय का कण का आकार इतना बड़ा होता है कि वो आंखों से दिखाई देता है तैरता हुआ। जैसे हमने नदी के जल की बात किया था, हवा में धुआं मिला हुआ किया था, तो ये सब क्या है? निलंबन है। शरबत देते हैं तो नींबू निचोड़ देते हैं, वो निलंबन है, क्योंकि वहां पर नींबू का जो रेशा होता है वो दिखाई पड़ता है। तो जब आंखों से दिखने लगे तो डेट इज कॉल्ड निलंबन। और निलंबन से बड़ा विलेय का कण किसी में नहीं होता, तो ध्यान रखना है। जबकि पायस और जेल, पायस क्या है? दूध पायस का एग्जाम्पल। तो दूध में आप देखते हैं कि कहां प्रोटीन है कहां विटामिन, नहीं दिखता है इसमें। जेल, जैसे हम लोग जेली इस्तेमाल करते हैं, कॉलगेट जेल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी आजकल कुछ ड्रॉप्स मिला देता है। लेकिन जो ओरिजिनल कॉलगेट आता था या क्लोजअप आता था, तो जेल जो बना तो क्रिस्टल क्लियर दिखता था, उसमें अंदर कुछ नहीं दिखता। तो ये सब क्या है? पायस और जेल कोलोइड का उदाहरण है, और कोलोइड में विलेय का कण नहीं दिखता। और निलंबन में विलेय का कण का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा है। इसका 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच होता है। तो ये आपके लिए बिलियन में ध्यान रखना है कि विलेय का कण सबसे बड़ा किसमें होगा? निलंबन में होगा। अब यहां 10वां सवाल करंट से आ रहा है। कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना से एक सवाल अक्सर पूछा जाएगा आपसे, और परियोजना जब भी हो तो उस पर जरूर नजर रखें। बीपीएससी में, यूपीएससी में, सचिवालय में, दरोगा में परियोजना पूछेगा। अरे नई परियोजना, जल विद्युत परियोजना, और नाम है धौला सिद्ध। ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हमने कहा था कि अटल सुरंग का उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने। उसी समय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, हमीरपुर एक जगह है, यहीं पर
धौला से जल विद्युत परियोजना की भी घोषणा कर दिया, जो 66 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की एक नई जल विद्युत परियोजना बनाने पर घोषणा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये ध्यान रखना है, अटल सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग, और उसी के समय ये धौला सीध विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जगह हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। लास्ट सवाल आज के क्वेश्चन आवर का 10 कदम का, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स में हमने कहा था 5 दुनिया की उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन है ए में भारत, बी में रूस, सी में चीन, डी में ब्राजील। कौन करेगा अध्यक्षता? सबको याद होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने कराया इसको। तो अध्यक्षता रूस करेगा। ये 17 नवंबर 2020 को 12वां शिखर सम्मेलन होने वाला है ब्रिक्स का, और इसका अध्यक्षता रूस करता है। और अध्यक्षता के बारे में ब्रिक्स जब बता रहे थे तो ब्रिक्स में बताए थे कि अल्फाबेट से होता है, ब्राजील के बाद रसिया, रसिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। मतलब अगर अभी रूस कर रहा है तो अगला अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। भारत के बाद कौन करेगा? तो चाइना करेगा, चाइना के बाद साउथ, फिर ब्राजील करेगा। हमने बताया था कि जो लेटर लिखा हुआ है उसमें लेटर के क्रम के हिसाब से अध्यक्षता होता है। तो इस बार का अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। तो यही था आज का 10 कदम। इसको देखें, याद रखें, क्वेश्चन आवर में जितना बने उतना बनाएं, एक्यूरेसी पर ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में। तो थैंक यू, जय हो मैया की, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी के लिए।